ठीक है। रूसी संसद को किस नाम से जाना जाता था? 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये ड्यूमा कहते थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, ड्यूमा, ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। DSSB टीजीटी में पूछा गया आप लोगों का मेल शिफ्ट के अंदर में, इसके अलावा बीएस टेट में भी आया था। जी हाँ, यहाँ पर मैं बच्चे जिन लोगों ने दिया है वो लोग यहाँ पर मैं इसको कंफर्म भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये ड्यूमा जो है फ्रेंड्स ये संसद है, जो रशिया की जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा, जैसे हमारे देश की संसद को संसद कहते हैं हम लोग ना, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उसको ड्यूमा कहा जाता है। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 1905 में ड्यूमा बनी थी। पहली ड्यूमा या पहली जो संसद है रशिया की वो 1905 में बनी थी, ये याद रखना है। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देखिए किस कौन सी देश की संसद को क्या कहते हैं। रशिया की संसद को ड्यूमा कहते हैं आप लोग, ये आप लोगों ने यहाँ देख लिया, ठीक है। उसके बाद में नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत। मालदीव अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, मालदीव, ठीक है, इसकी संसद को कहते हैं मजलिस, मजलिस, ओके। अफगानिस्तान वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में कि अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं। अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं शोरा, ठीक है, शोरा, शोरा, ये याद रखना है सभी लोगों ने। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की संसद को क्या कहते हैं? उसकी संसद को कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग, एसोसिएशन, जमाव, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और यही कांग्रेस के नाम पर जो जिसका मतलब होता है मीटिंग या फिर एसोसिएशन, उसी के नाम पर फिर बाद में हमारे यहाँ पर में एक पार्टी बनी थी 1885 के अंदर में, एक पॉलिटिकल जो है यहाँ पर में रेजिस्टेंस अंग्रेजों के खिलाफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस नाम जो है वो वहीं से पड़ा हुआ है आप लोगों का, यही से लिया है। तो कांग्रेस याद रखना है, ये यूएसए की संसद को कहते हैं आप लोग, ठीक है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, ठीक है, ओके। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद, अभी संसद के चुनाव होकर उठे हैं बांग्लादेश के अंदर में, इसलिए ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। झारखंड पीआरटी की तैयारी करा दीजिए सिराज अहमद जी, इसके अंदर में आपको काम आएगा। और बाकी जो आप लोगों की बाकी जो क्लासेस चल रही है ना, ठीक है, मैथ्स की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, उसको भी अच्छे से देखिए, वो भी काम आएंगी आपकी सारी इसमें। चलो नाउ फ्रेंड, DSSB NDMC पीआरटी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यहाँ पर मैं नहीं पर ध्यान देना है आप सभी लोगों ने, कौन सा वाला सही नहीं है, नॉट टाइप। इसे स्वतंत्रता के दूसरे युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत 13 मई 1857 को हुई थी। यह विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था। जल्दी से मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए फ्रेंड्स। बिहार में एस्टेट में आता है आपका सीडीपी, जो आपका एस्टेट होती है 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए, आपका जो जनरल आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको कहते हैं उसके अंदर में आता है, बाकी बीपीएससी में नहीं आता है। 52 इन एसएसटी, ऑल क्रेडिट गोज टू दानिश अतहर जी, कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बहुत खुशी है कि यार जो मेहनत मैंने की है, जो मैंने आप लोगों के लिए 4-4 घंटे जो है फ्रेंड्स लगातार अलग अलग दिन जो मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस लिया है, वो आप लोगों को उसका फल जो है मिला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स, पहली बात तो इसको सेकंड वॉर नहीं कहते, इसको कहते हो आप लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसकी शुरुआत 13 मई को नहीं हुई थी, 10 मई को हुई थी, 10th मई को, 10th में 1857 को हुई थी, 1857 को। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ, मेरठ से। मेरठ में 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये वाला आपका सही है, ये दोनों गलत है। अब आप लोगों से पूछा क्या है, ये बताओ मेरे को, पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है गलत कौन सा है, तो पहले दो गलत है ना, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 32% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है, केवल 32% लोगों ने। सब लोगों ने जो है फ्रेंड, बाकी जो बचे हुए 70% के करीब लोग हैं, उन लोगों ने जो है अलग अलग आंसर लगाए हैं। तो आप लोगों से गलत वाला पूछा है, ठीक है। तो पहला इसको जो है फ्रेंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। किसने दिया था इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चलो कर ही लेते हैं, अब इतना खर्चा हो गया मालिक, तो ये भी कर ही लो, बता ही लो किसने कहा था। तो विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है, सावरकर, उन्होंने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की उपमा दी थी। इसके अलावा 10 मई को ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से, ठीक है, 13 मई को नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 आर करेक्ट। कितना सिंपल है। तो आप लोगों के फ्रेंड्स मल्टीपल क्वेश्चन करेक्ट हो गए यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि फर्स्ट जो 1857 का विद्रोह कौन से तारीख को स्टार्ट हुआ था, ये टीजीटी में पूछा गया था आप लोगों का, यूपी टीजीटी की एग्जाम में। तो उसका आंसर जो है 13 नहीं 10 मई होना चाहिए था आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कोई भी मेरे को जल्दी से यहाँ पर मैं आंसर करेंगे, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से बताइए। देवराजी जी बिल्कुल ली थी, कल रात में क्लास हुई थी। और आज भी जो है मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की करंट अफेयर की क्लास हुई थी कल रात में, और बहुत ही बेहतरीन क्लास हुई, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने उसके अंदर में रिस्पांस अच्छे से किया था क्लास के अंदर में। आज भी क्लास है पेड क्लास में, तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जो क्लास के अंदर में जुड़े हुए वो लोग आ सकते हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स अभी भी, वो आपका नंबर नीचे में चल रहा हूँ, उसके साथ में आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग उस समय में भारत के वाइसराय थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूपीएससी 2009 के अंदर में ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के अंदर में 2009 में। 1857 के समय में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, जो बाद में जाकर भारत के पहले वाइसराय भी बने। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर में। जी हाँ बिल्कुल, ये बीपीएससी में भी काम आएगा आपका, रहमान जी जल्दी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है केवल दूसरे वाले में गए थे फ्रेंड्स, मौलाना अबुल कलाम आजाद किसी में भी नहीं गए, मदन मोहन मालवीय भी सेकंड वाले के अंदर में। तो बी आर अम्बेडकर इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये गए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। अब कौन कौन से लोग थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए, इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है ऐसा राउंड टेबल में बैठो, चर्चा करेंगे, आओ, ठीक है, पंचायत टाइप के बिठा के, और चाचा क्या हाल चाल तुम्हारा, बस बेटा घुटनों में दर्द है, चाची परेशान कर रही, बस इतना ही, ठीक है। तो चौखट बना के आप लोग गाँव में बैठ जाते हो, उस तरीके से समझ लीजिए यहाँ पर में
सीरियस मुद्दे के ऊपर में चर्चा करने के लिए, भारत का पॉलिटिकल भविष्य क्या होगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर में चर्चा करने में, ठीक है, उस पर निर्णय लेने के लिए बैठकें बुलाई गई थी। पहली गोलमेज सम्मेलन हुई 1930 में, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, कांग्रेस गई नहीं। दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, कांग्रेस गई लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। और तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, कांग्रेस को बुलाया ही नहीं, ठीक है, कांग्रेस को बुलाया ही नहीं। तो कांग्रेस ने केवल और केवल सेकंड वाली में पार्टिसिपेट किया था, केवल सेकंड वाली में कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ध्यान से देखिए यहाँ पर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये तो सबको पता ही है कि ये सबसे ज्यादा पूछते हैं कि कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन फ्रेंड्स, एम आर जयकर, एन एम जोशी और सी एन मुदलियार, ये लोग भी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जल्दी से ये नाम आप लोग एक बार अपने मन में भी बोल सकते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, ठीक है, एन एम जोशी, सी एन मुदलियार। क्या इसके ऊपर में मैं आप लोगों से क्वेश्चन बनाकर पूछूं ताकि आप लोगों को सारे के सारे याद करवा दे, ताकि जब ये जो क्वेश्चन है आपका ऐसा वाला कोई क्वेश्चन आए इसके ऊपर में तो आप लोग सभी लोग अच्छे से कर ले। ठीक है, चलिए। तो हिमांशु जी, एक बार जो है ना आप एक बार कॉल करके जो नंबर चल रहा है उस पर में आप जो है जानकारी ले सकते हो, जो आपको कोर्स के बारे में जो भी जैसे पूछना है ना, तो नीचे में जो नंबर चल रहा है 7611101101 या 96978844, उस पर आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो ये प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस? तिब्बत ग्रह से आए थे, तिब्बत से आए थे जो आर्यंस लोग हैं, ये थ्योरी किसने दी है? जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है वो इसका आंसर कर देगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आर्कटिक से आए हैं, आर्कटिक के इलाके से आए हैं, ठीक है, जो आर्यंस है। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती जो है फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था कि तिब्बत से आए हैं, ठीक है, तिब्बत का जो इलाका है चाइना में, ये वाला इलाका, यहाँ से आए हैं, ठीक है, आर्यंस लोग। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69% लोग जो है फ्रेंड्स उन्होंने सही आंसर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि अब आप लोगों को याद हो रहा है धीरे 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 धीरे। आर्कटिक वाला बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास करके उन्होंने जो एक बुक भी लिखी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि तिब्बत से आए थे आर्यंस लोग, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखेंगे आप लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत होम थ्योरी दी थी। अब आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहूंगा मैं यहाँ पर मैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, तिब्बत वाली थ्योरी दी, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यन वाली थ्योरी दी। आरएसएस के एक लीडर थे गोलवलकर, ठीक है, उन्होंने जो है बोला कि बाल गंगाधर तिलक सही बोल रहे हैं। तो गोलवलकर जो थे, गुरुजी गोलवलकर, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जो है उनका जो है समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद जी ने माना था कि भाई आर्यन जो है वो इंडिया से, केम फ्रॉम इंडिया एंड दैट एंशिएंट इंडिया इंक्लूड अफगानिस्तान, तो इंडिया और अफगानिस्तान यही के थे करके स्वामी विवेकानंद जी का मानना था, ठीक है। और अरविंदो घोष मानते थे कि भाई द्रविडियन लैंग्वेज से क्लोजली रिलेटेड है संस्कृत, इसी वजह से जो आर्यंस लोग हैं वो लोग भी दक्षिण भारत से आए थे। तो अरविंदो जो है ना यहाँ पर में, उनका मानना था कि दक्षिण भारत से आए हैं करके। देखो अब सब लोग अपने अपने मर्जी से अलग अलग जगह से भिजवा रहे यहाँ पर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर में कॉल नहीं लग रहा तो आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज करके रख दीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर में टीम जो है जरूर आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, ठीक है। कि संवैधानिक संशोधन द्वारा हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। आपको पता है फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, हमारे भारत के संविधान के अनुसार आज 22 जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। लेकिन आप लोग जानते हो ओरिजिनल कितनी थी? ओरिजिनल कोई बता सकता है? चलो मेरे को एक एजुकेटेड गैस लगा के बता दो कि कितनी थी ओरिजिनल, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं यहाँ पर में, ठीक है। ओरिजिनल कितनी थी? ओरिजिनल चलिए, तो फ्रेंड्स ओरिजिनल देखिए ये 15वीं नंबर की बनी, ऑब्वियस सी बात है फिर ओरिजिनल 14 होंगी। इतना इंफरेंस निकालना तो हम लोगों को आना ही चाहिए ना, कि इंफरेंस आप लोग जो है निकाल सके इसका, ठीक है। तो 14 जो है फ्रेंड्स ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। 14 जो है ओरिजिनल भाषा हुआ करती थी, जो कि अब बढ़कर 22 हो गई। तो 15वें नंबर की जो भाषा थी, जो सबसे पहली जोड़ी गई अलग से, वो सिंधी भाषा थी, ओके, सिंधी भाषा आप लोगों की। और इसको जो है वो जोड़ा गया था 1967 में 21वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। तो ओरिजिनल कितनी भाषाएं थी? 14 थी 8वीं अनुसूची में, फिर 15वें नंबर पे जोड़ा गया आप लोगों का 21वें संविधान संशोधन के जरिए सिंधी भाषा को। और बाद में फ्रेंड्स और भी भाषा आप लोगों की जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, इनको जोड़ा गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, मैथिली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था? जितने भी बच्चे बिहार से वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स हो सकता है कोंकणी वाला आप लोगों से पूछ ले, ये पूछा जाता है कोंकणी वाला भी, कि कोंकणी को कब जोड़ा गया था? 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के जरिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स आप लोगों के जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो प्लीज बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को जो है मोटिवेशन के साथ में और एनर्जी के साथ में आप लोगों को सभी को पढ़ा सकूं जल्दी जल्दी से आप लोगों का, ओके। देखिए सीटेट के जो एग्जाम से रिलेटेड अभी तक कोई भी सीटेट की तरफ से ऑफिशियल जो है खबर नहीं आई है। जैसे ही सीटेट की तरफ से ऑफिशियल खबर आएगी सबसे पहले आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो है देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, जो भी नोटिस आएगा। तो अभी तक भी उनके वेबसाइट के ऊपर में कोई नोटिस नहीं आया है, अगर आता है तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी खबर, ठीक है। तब तो आप लोग टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में नहीं थे? आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब होता है कि मान लो कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी हो जाए हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, तो हम लोग उनसे निपट सके। उस समय काल के अंदर में हम लोगों को कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है उनको भी दबाना पड़ता है। पहले देश को बचाना है, बाद में जो है अधिकार वगैरह तो देते रहेंगे बाद में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपातकालीन स्थिति कब आ जाती है।
आपके जीवन में, ठीक है? वो कहते हैं ना कि लड़का जो है अभी क्या हो गया, चलो 18 साल का हो गया, या लड़की जो है मान लो लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल की है, तो 18 साल हो गई भाई, आपातकालीन स्थिति आ गई अब यहाँ पर में, और घर वाले जो है जल्दी से आप लोगों का बिहार रचा देते हैं, है ना? तो आपातकालीन स्थिति मैंने इसको इसी तरीके से याद करा हुआ है, आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हो। 18 साल हो गए भाई, 18 साल की उम्र के अंदर में आपातकालीन स्थिति जो है वो अक्सर आ जाती है जिंदगी के अंदर।